हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर है। और इस लेसन के अंदर भी आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे। इसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स कंटिन्यूड। इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन पिछले लेसन में शुरू हुआ है वो ही इस लेसन के अंदर कंटिन्यू है। सो रैशनल चॉइस, रैशनल चॉइस क्या होती है? रैशनल चॉइस ऐसी चॉइस होती है जो कि प्योर रीजन के ऊपर बेस करती है और बगैर किसी इमोशन या ख्वाहिशात के झुकाव के बगैर होती है ये चॉइस। उसके बाद है फिर ऑप्टिमम। ऑप्टिमम क्या है? ऑप्टिमम का मतलब होता है प्रोड्यूस करना बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम। उसके बाद आता है फिर इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हर चीज को फेयरली और इक्वली जो है वो ट्रीट किया जाता है। सो वी विल फेयरली एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है और ये एक कॉन्सेप्ट है फेयरनेस का। उसके बाद है फिर नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है कि अनफेयर फेवर देना जो करीबी लोग हैं जब पावर में हों, जो कि हमारे यहाँ एक काफी कॉमन चीज होती है कि अनफेयर फेवर दिया जाता है। एक तो होता है फेवर देना और एक अनफेयर फेवर है। एक शख्स जिस चीज के हकदारी नहीं है उसको वो फेवर दिया जा रहा है। सो ये जो है नेपोटिज्म कहलाई जाती है, अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड को जो है वो अनफेयर फेवर देना जब आप पावर में हो, उसको नेपोटिज्म कहते हैं। उसके बाद आता है फिर रैशनल चॉइस। ये रैशनल चॉइस का आपको पहले भी बताया जा चुका है, ये प्योर रीजन के ऊपर बेस करती है और किसी भी किस्म का इसमें ख्वाहिशात या इमोशन के ऊपर कोई झुकाव नहीं होता। उसके बाद है बार्टर ट्रेड। बार्टर ट्रेड जो है वो नॉन मॉनेटरी सिस्टम है ट्रेड का। आज से 2500 साल पहले इस तरह की ट्रेड होती थी जब करेंसी इजाद नहीं हुई थी। लोग जो है सामान के बदले सामान की ट्रेडिंग करते थे, तिजारत करते थे, उसको ही बार्टर ट्रेड कहा जाता है। और तकरीबन 2500 साल पहले करेंसी इजाद हुई, गोल्ड कॉइन इजाद हुए, तो फिर उसके बाद कॉइन्स के अंदर जो है वो ट्रेडिंग होना स्टार्ट हुई। सो हाउ कंज्यूमर डिसाइड्स अबाउट ऑप्टिमल चॉइस। ऑप्टिमल चॉइस के बारे में किस तरह से कंज्यूमर जो है वो डिसाइड करता है। सो कंज्यूमर जो है वो ऑप्टिमल चॉइस के बारे में डिसाइड करता है कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करते हुए, यानी कि कॉस्ट को भी देखेगा और वो बेनिफिट को भी देखेगा। अब आपके सामने एक एग्जांपल दिखाई जा रही है। 2 जॉब्स का ऑप्शन है एक शख्स के पास। लाहौर में एक जॉब है और एक गुजरावाला में है। लाहौर की सैलरी जो है वो लाहौर वाली जॉब की 15,000 है, लेकिन उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 1,000 की, तो उसका जो नेट बेनिफिट निकला वो निकला 14,000। गुजरावाला वाली जो जॉब है वहां पे सैलरी तो 20,000 है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो है 7,000। तो जो उसका नेट बेनिफिट निकला, बेनिफिट माइनस कॉस्ट में से, वो निकला 13,000 का। तो जो जॉब ए है एक्चुअली असल में वो ही बेटर है रैशनल चॉइस के मुताबिक। उसकी भले ही सैलरी कम है लेकिन रैशनल चॉइस के मुताबिक वो ज्यादा बेनिफिशियल है। सो हाउ प्रोड्यूसर डिसाइड अबाउट ऑप्टिमल चॉइस। प्रोड्यूसर किस तरीके से डिसाइड करेगा ऑप्टिमल चॉइस के बारे में? सपोज एक फर्म है, एक कंपनी है जो कि एक नया प्रोडक्शन लाइन जो है वो ओपन करना चाहती है कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो उसमें वो कॉस्ट को भी देखेगी और बेनिफिट को भी। कॉस्ट में देखेगी एडिशनल जो लेबर एम्प्लॉयड किए जाएंगे, उनको लगाया जाएगा एडिशनल लेबर को। इसके अलावा एडिशनल रॉ मटेरियल जो खरीदा जाएगा, एडिशनल पार्ट्स जो खरीदे जाएंगे और कंपोनेंट्स खरीदे जाएंगे, इन तमाम चीज़ों को वो देखेगी। और बेनिफिट्स जो देखेगी, बेनिफिट्स के अंदर एडिशनल रेवेन्यू, जो एडिशनल इनकम आएगी एडिशनल नंबर ऑफ कार्स को सेल करते हुए। तो अगर बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे कॉस्ट के मुकाबले में तो जाहिर बात है फिर जो है वो प्रॉफिटेबल होगा इन्वेस्ट करना। अदरवाइज जाहिर बात है अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी बेनिफिट्स के मुकाबले में तो फिर प्रॉफिटेबल नहीं होगा। नाउ दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? एक ऐसी कॉस्ट है जिसके अंदर कोई पैसा नहीं होता लेकिन फिर भी वो कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट होती है एक्चुअली चॉइसिंग बिटवीन चॉइस, एक अल्टरनेटिव को दूसरे अल्टरनेटिव के ऊपर चूज करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप ये लेसन देख रहे हैं, इस लेसन की जगह आप जाहिर बात है गेम भी खेल सकते थे, रेस्ट भी कर सकते थे और भी बहुत कुछ आप कर सकते थे। तो वैसे तो आप इस लेसन को देखने के कोई पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जरूर दे रहे हैं और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही है कि आप कोई और काम छोड़कर ये चीज कर रहे हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उसके बाद है मार्जिनल कॉस्ट एंड द मार्जिनल बेनिफिट। सो मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट होती है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, एक एडिशनल गुड्स या सर्विस के यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि एक्स्ट्रा जो एक तरह से एक्स्ट्रा पीस या एक्स्ट्रा यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। और
मार्जिनल बेनिफिट्स जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं। इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स होते हैं जो कि एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के ऊपर आते हैं। एडिशनल यूनिट जब कंज्यूम किया जा रहा है तो उससे जो एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है उसको जो है वो मार्जिनल बेनिफिट कहा जाएगा। नाउ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी इसको कहा जाता है। सो ये शो करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। एक ऐसा टूल है जिसके जरिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है और इससे हमें पता चलता है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट को लिमिटेड रिसोर्सेज से जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है विद इन अ गिवन टाइम। एक चीज यानी कि अगर ज्यादा प्रोड्यूस की जाएगी तो दूसरी चीज के अंदर कमी आएगी। ये इस चीज को जो है वो दिखाता है। सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए, एक चीज ज्यादा अगर बनाई जाएगी तो दूसरी चीज कम बनेगी। आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल मौजूद है। राइस बैग्स अगर 0 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फिर कॉटन बुशल्स जो है वो 10 प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इसी तरह राइस बैग अगर 1 प्रोड्यूस हो रहा है तो कॉटन बुशल्स जो है वो 9 प्रोड्यूस होंगे। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई है एडिशनल यूनिट की 1 आई, क्योंकि 1 सेक्रीफाइस किया गया, 1 कॉटन बुशल्स को सेक्रीफाइस किया गया 1 राइस बैग के लिए। उसके बाद सी जो है, सी के केस के अंदर अगर राइस बैग जो है वो 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फिर कॉटन बुशल 7, देन दी राइस बैग अगर 3 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कॉटन बुशल्स 4, देन दी राइस बैग अगर 4 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कॉटन बुशल्स जो है वो 0 प्रोड्यूस होंगे। तो ये चीज जो है वो इसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर दिखाई जाती है कि जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज के अंदर एक चीज अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरी चीज हम कम प्रोड्यूस कर सकेंगे। और इसी चीज को ग्राफ के जरिए भी दिखाया जाता है कि एक चीज ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो दूसरी चीज कम प्रोड्यूस होगी। अब आपके सामने ए और बी पॉइंट मौजूद हैं। अब ए पॉइंट का मतलब है कि रिसोर्सेज को सही तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अगर ए पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन बी पॉइंट को अगर हम देखें तो बी पॉइंट जो है वो पॉसिबल नहीं है जो रिसोर्सेज मौजूद हैं। और जो ग्राफ मौजूद है जहां पे डॉट्स भी आप देख रहे हैं, ये जो है मैक्सिमम आउटपुट है जो प्रोड्यूस किया जा सकता है जो जितने भी रिसोर्सेज मौजूद हैं उन रिसोर्सेज के साथ। बी पॉइंट तक अगर पहुंचना चाहती है कोई फर्म या इकोनॉमी तो उसके लिए फिर उसको अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा। रिसोर्सेज अगर बढ़ेंगे तो ऐसी सिचुएशन में बी पॉइंट तक भी पहुंचा जा सकता है। रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हुए बी पॉइंट तक भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन जो रिसोर्सेज मौजूद है और जो टेक्नोलॉजी मौजूद है उस रिसोर्सेज के साथ यही प्रोडक्शन पॉसिबल है जो ग्राफ के ऊपर आपको दिखाई दे रही है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन दी टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट के अंदर इजाफा हो जाना एक कंट्री के ओवर टाइम, उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। यानी कि इंक्रीज होना, इजाफा होना प्रोडक्शन के अंदर, गुड्स और सर्विसेज के अंदर, कंपेयर्ड फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर। यानी कि पिछले साल जो प्रोडक्शन हुई उसके मुकाबले में इस साल ज्यादा प्रोडक्शन अगर हो रही है गुड्स और सर्विसेज की तो उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए और इस स्लाइड को आप हासिल कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। और कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।